हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। होपफुली आपको साउंड और साउंड सुनाई दे रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा। ये जो स्लाइड अवेलेबल है अपने पास, दिस इज ऑफ द लास्ट डे। सिंस ये अवेलेबल है तो मैं आपको ब्रीफ अप कर देता हूँ लास्ट लेक्चर में आपने जो लर्न किया था, एंड सो दैट यू कैन मेक कंटिन्यूअस लर्निंग। एक एग्जाम्पल कराया था ओपन पाइप और क्लोज पाइप को लेकर के, एंड देन आफ्टर बीट्स के बारे में वी हैव अंडरस्टूड कि बीट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी, स्लाइट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और अगर ऐसे दो वेव सुपरपोज करते हैं तो रिजल्टेंट वेव आपको ऐसा मिलता है। उस रिजल्टेंट वेव में यू विल फाइंड दैट द एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम है तो एम्पलीट्यूड भी ओसिलेट करता है या फिर पीरियोडिकली चेंज करता है, तो उसका अपना एक टाइम पीरियड होगा। अगर कभी आपसे पूछता है तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 उसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर अपने को इंटेंसिटी के बारे में बात करनी थी, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आता है। इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो कॉस स्क्वायर के टर्म में आएगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डेल्टा ओमेगा के बराबर आती है। अल्टीमेटली अपने को ये पता चल जाता है। इसके बेसिस पे इक्वेशन कराया था, देन वी हैड अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम थिंग, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। एंड देन फाइनली वी वर टॉकिंग अबाउट दिस डॉपलर्स इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये कब आता है? जब आइदर सोर्स और ऑब्जर्वर और बोथ मूव कर रहे होते हैं। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी नजर आती है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आती है। या फिर जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। एंड हाउ टू फाइंड इट आउट? सो इसके लिए कुछ नॉर्मल ये सिंबल्स बना लिए थे। एफ को अगर अपरेंट बोलते हैं, एफ नॉट को ओरिजिनल बोलते हैं, एंड वी नॉट ऑब्जर्व, वी ओ ऑब्जर्वर वेलोसिटी है, सोर्स वेलोसिटी है, साउंड वेलोसिटी है, एंड विंड वेलोसिटी है, तो उनको यूज करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है। apparent frequency is basically frequency observed by observer. So observer को कितना साउंड का वेलोसिटी नजर आएगा, ऑब्जर्वर के पास कितना वेवलेंथ जाएगा, वो पता करना है। आपने ये भी लर्न किया कि जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में साउंड का वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर होगा तो जो एक्चुअल है वही नजर आएगी, अदरवाइज वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेयर एज वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द सोर्स वेलोसिटी, और अगर सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज करेगा, अदरवाइज वेवलेंथ सेम रहेगा। उसके लिए ये एक डेरिवेशन किया था कि वेवलेंथ कैसे चेंज करती है। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है वेवलेंथ कम हो जाती है, अदरवाइज वेवलेंथ बढ़ जाती है। दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाता है। देन वी हैड अ जनरल फॉर्मूला, प्लस माइनस लगाने का आइडिया, कब प्लस लगाते हैं कब माइनस लगाते हैं। सो वी साइड व्हाट आई साइड इज दिस कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हम समझते हैं। फिर प्लस माइनस को अकॉर्डिंगली यूज कर लेते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देता हूँ, सो दैट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑफ अपरेंट फ्रीक्वेंसी, डू कैलकुलेशन एंड कैन सॉल्व दैट एंड फाइंड एन आंसर। सो लेट्स से ऐसा बोलते हैं कि अपने पास एक ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है, and let's say कि source is moving here with 20 meter per second, and let's say this is moving maybe in this direction with a speed 30 meter per second, और कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जैसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इफ अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 hertz is moving as shown in the figure, बाकी ऑब्जर्वर कैसे मूव करा वो भी फिगर में आपको बताया जा रहा है। फाइंड apparent frequency as observed by observer। कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे गिवन दैट
speed of sound is 320 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ साउंड आपको देगा और भी बाकी फ्रीक्वेंसी देगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटीज और उनका मोशन डायरेक्शन भी बता देगा। अपरेंट फ्रीक्वेंसी अपने को कैलकुलेट करना है। सो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द फार्मूला दैट यू लर्न लास्ट डे। अभी भी उसको रिवाइज कराया। यूज द फार्मूला, पुट द वैल्यूज, कम विद एन आंसर। सभी लोग सॉल्व करें, आपका अपना एक आंसर आना चाहिए। 580 एक बताया जा रहा है। एक दूसरा भी आंसर आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला को प्रॉपर लिखना होगा। मैं लिखता हूँ, आप चेक कर लीजिए वेदर यू आर डूइंग द सेम थिंग, और होपफुली कि आप सही डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे होगे। आपको ट्राई करना भी चाहिए। दूसरा आंसर 582 आ रहा है। चेक करते हैं। ये सिचुएशन है, दैट इज योर सोर्स, दैट इज योर ऑब्जर्वर। इसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगा। ओके 420 भी है। So we can find it out the formula. Apparent frequency is equal to actual frequency. Apparent को मैं f लिख रहा हूँ तो f को ही कैरी करते हैं। Actual is f नॉट और एक ब्रैकेट बनाते हो। v ऑब्जर्वर अप साइड रहता है, सोर्स डाउन साइड रहता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, प्लस और माइनस के साइन लगाने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपने देखा कि जो ऑब्जर्वर है 580 583 अप्रोक्स उसी के आसपास आ रहे हैं आपके आंसर्स। ना ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, सो इट मस्ट बी डिक्रीजिंग इट, क्योंकि अवे जा रहा है इसलिए डिक्रीज कराएगा तो हम माइनस लगा देंगे। देन आफ्टर सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये इसको इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। इंक्रीज कराने के लिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। सो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बारे में वो ये है कि क्या आपने ये साइन प्रॉपर लगाया। एक बार आप साइन प्रॉपर लगाएंगे तो अपने लिए फाइनल आंसर आना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सिंपली नंबर्स हैं। उन नंबर्स को हम लोग रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और जो भी होगा वो एक आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर हमने साइंस को अपोजिट अदरवाइज कर लिया तो स्टोरी खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने अलग साइन लिया ना, उससे भी जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया जाएगा। तो 4 ऑप्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट साइन वाले आंसर्स दिए जाएंगे। उसमें आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे कि आपका आंसर गलत क्यों हो गया। बाद में आपको रियलाइजेशन होगा। सो अटमोस्ट अटेंशन हैज टू बी गिवन ऑन द साइन चूजिंग। और कैसे चूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। ऑब्जर्वर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है दूर जाने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम कराएगा। तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी कम करा सकता है माइनस लगाने के साथ, ऑफ कोर्स प्लस लगाने से बढ़ाता है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा क्योंकि वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो बढ़ाने के लिए यहाँ माइनस लगाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा होगा तो फिर नंबर बढ़ेगा। लास्ट क्लास में डिटेल में बोला भी है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो दैट बिकम 600 इन ब्रैकेट, ये आपको दिया गया है 320 माइनस 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपको मिलेगा 320 माइनस 20। एक नंबर है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। This becomes 600 in the bracket 290 divided by 300. So apparent frequency is going to be equal to, ये cancel out हो जाएगा तो 290 twice हो जाएगा इसका। So multiply कर लेंगे, 0 आएगा, 8 आएगा
और 4 and 5 हो जाएगा 580 हर्ट्ज। सो जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होने वाली है वो 580 हर्ट्ज आएगी, जबकि एक्चुअल कितना था 600 था। तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डॉपलर्स इफेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, वो ऐसा पिक्चर बना के नहीं देगा, वो लैंग्वेज में बोल सकता है या फिर पिक्चर भी बना सकता है। जनरली लैंग्वेज बोलेगा कि एक ऑब्जर्वर है, एक सोर्स है, सोर्स इतना एमिट करता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो बताइए कितना अपरेंसी आएगी। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं। फिर कई बार इसको अलग अलग तरीके से पूछ लेता है कि परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताइए, तो आपको फाइनल पता चल गया, इनिशियल पता है, आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रैक्शनल चेंज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो पॉइंट इज कि आपको अपरेंट पता होना चाहिए और एक्चुअल आपको दी जाएगी, फिर आप आंसर्स दे सकते हो। Sir. यस Sir, so what wind means? How we will incorporate wind velocity? हाउ वी विल इनकॉर्पोरेट विच Wind वेलोसिटी? velocity. Wind velocity in विंड which case? वेलोसिटी, ओके, दैट कैन आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। तो उसके लिए हम इसी पे भी आपको समझा सकते हैं, अलग से भी समझा सकते हैं। सपोज कर लीजिए ऐसा बोलता है कि विंड इस डायरेक्शन में चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो साउंड होता है वो विंड साउंड एयर पे चल रहा होता है, और अगर एयर मूव करती है तो उसको विंड कहते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप वॉक करते हो ग्राउंड पर तो आपकी एक वेलोसिटी होती है, लेकिन अगर आप ट्रेन पे वॉक करते हो और ट्रेन भी चल रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी बदल जाती है। सो अगर विंड इधर चल रहा है और सोर्स हमारा यहाँ पर है तो साउंड को इधर आना है, तो फिर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर को परसीव करेगा वो इन दोनों का समेशन आएगा, क्योंकि विंड के साथ वेव भी आ रहा है। सो हम v को रिप्लेस कर देंगे v प्लस v विंड, ऊपर भी रिप्लेस करेंगे, नीचे भी रिप्लेस कर देंगे। अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो हम एक माइनस लगा करके रिप्लेस कर देंगे। सो इसका मैं एक फॉर्मूला भी दे दूंगा। सो उस डायरेक्शन का कंपोनेंट यूज करेंगे, जनरल फार्मूला मैं दे दूंगा, अभी एक जनरल आइडिया दिया है। सो अगर ये आपसे हो जाता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और विंड वाला जो पॉइंट आपने रेज किया है पहले उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की अपनी वेलोसिटी हो सकती है, यहाँ पर सोर्स है, सोर्स की अपनी वेलोसिटी हो सकती है, और ऐसा बोलेगा कि विंड इज ब्लोइंग मे बी लाइक दिस डायरेक्शन। ये अपसाइड को मैंने दिखाया है, वैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी एंगल पर हो सकता है। तो अगर विंड किसी एंगल पर चल रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट कर लेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट? एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। सो ये जो कंपोनेंट आएगा, अगर इसका नाम हम थीटा देते हैं तो ये आएगा वी विंड कॉस थीटा, और ये आएगा वी विंड साइन थीटा। नाउ साउंड को ले जाने में जो हेल्प करेगा वो कॉस थीटा वाला टर्म करेगा, ये फास्टर लेके जाएगा। साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऑब्जर्वर की तरफ नहीं ले जाएगा, वो इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो अपने को ये देखना होता है कि ऑब्जर्वर की तरफ विंड का कंपोनेंट कैसे कितना आता है। सो हेडिंग कुछ या स्टेटमेंट ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इन केस ऑफ विंड स्पीड इज गिवन। सो अगर आपको विंड स्पीड गिवन है तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, सारा कुछ वही रखेंगे, और विंड स्पीड साउंड स्पीड आपको इधर दिया गया होगा। सो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए फिर ये वी नॉट को तो हम बाद में माइनस करेंगे ही करेंगे, पहले हम साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। सो आप v को रिप्लेस कर दीजिए किससे, v प्लस v विंड कॉस थीटा। ये जब जब इसका कंपोनेंट उसी की डायरेक्शन में आ रहा हो, अपोजिट जा रहा होगा तो माइनस कर लेंगे। कॉपी कर लीजिए, ये फिगर आपको याद दिलाता रहेगा कि विंड की हम डायरेक्शन को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर थीटा 0 होगा तो फिर पूरा का पूरा कंपोनेंट आ जाएगा, थीटा 90 होगा तो विंड का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। तो दोनों एक्सट्रीमा हम देख सकते हैं। यस सर, अगर विंड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो साइन थीटा वाला, तो उससे विंड लाइक ऊपर डिस्प्लेस नहीं होगा क्या? जो स्पीड है, वेव है जो बिल्कुल होगा। देखो क्या होता है कि
ये सोर्स जो है ना, सोर्स साउंड को सभी डायरेक्शन में इमिट करता है, इजंट इट? और अपने को क्या पता करना है? अपरेंट पता करना है। तो अपने को वो पता करना है उस साउंड के बारे में जो ऑब्जर्वर तक पहुंचा। सो ऐसा हो सकता है, आपका कंसर्न मेरे को समझ में आया, कि जो इधर विंड साउंड निकला होगा, विंड उसको ऊपर ले जा सकता है। तो अगर विंड उसको ऊपर ले गया तो उसके बारे में हम कंसर्न नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचा। अपने को तो उसको कंसर्न करना है जो ऑब्जर्वर तक पहुंचता है। हाँ, ये जरूर बात है कि जो इधर इस साउंड जा रहा होगा इनिशियली, वो यहाँ पे पहुंचेगा जाकर के। तो जो स्ट्रेट जा रहा होता वो नहीं पहुंच पाएगा, क्यों? क्योंकि विंड उसको ऊपर ले जाएगी। So we worry about only that sound which reaches to the observer. So ये साइन थीटा क्या कर रहा है? साइन थीटा बेसिकली कुछ वर्टिकल कंपोनेंट दे रहा है, तो उनके जो पास है उनको बदल रहा है, राइट? सो उस केस में अपने को ये देखना होगा कि जब साउंड इसके पास आएगा तो वो किस वेलोसिटी से आ रहा होगा। तो जिस वेलोसिटी से आ रहा होगा उस वेलोसिटी से अपना इंटरेस्ट रहता है, बाकी किसी वेलोसिटी से इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि जो साउंड का पल्स यहाँ पहुंचेगा वो उसके काम का होगा, जो इधर चला गया वो उसके काम का बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम वर्टिकल कंपोनेंट को यूज नहीं करेंगे। और अगर हमारा ऑब्जर्वर सपोज कर लीजिए अपसाइड यहाँ पे कहीं होता, तो फिर हम साइन थीटा को यूज करेंगे, कॉस थीटा को नहीं यूज करेंगे, एज पर दिस फिगर। सर अगर जो लाइक ऐसा हो सकता है कि वो पूछ सकता है कि कौन सा एंगल एंगल वाला जो एमिट कर रहा है सोर्स, एस जो सोर्स है, जो कौन सा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल वाला जो सोर्स एमिट हो रहा है वो ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है। गुड, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इनफैक्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अपने को डायरेक्शन दिया गया है और इसके साथ हम विंड की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लेंगे, साउंड उसका इधर गया होगा ये, और उसके साथ ये विंड का ऐड करेंगे। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, एंड दिस इज द वेलोसिटी दैट रीचेस टू द ऑब्जर्वर। सो हमारा इंटरेस्ट इस बात पे चल रहा है। तो फिर हम इस थीटा वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग एक इस तरह का क्वेश्चन पिक कर लेंगे लेटर ऑन। सो अभी आपको सिंपली क्या करना है, विंड को देखना है, अगर वो सपोर्ट कर रहा है साउंड को तो ऐड कर देंगे, अपोज कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, परपेंडिकुलर पे है तो फिर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेंगे, किसी एंगल का है तो उसका एक कंपोनेंट ले लेंगे एंड चेक करेंगे सपोर्टिंग है या फिर सपोर्टिंग नहीं है। सो इस तरह से विंड को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपरेंट निकालना हो तो यहाँ पे अपरेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी मैं लिख देता हूँ। सो जहां पर आप v लिखते थे दोनों जगह पे इसको रिप्लेस करके चलना है। दैट मीन्स ये बनेगा v प्लस v विंड कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर ऑब्जर्वर, इट विल बिकम v प्लस v विंड कॉस थीटा, एंड यहाँ पर सोर्स। फिर हम प्लस माइनस डिसाइड कर लेंगे। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, सोर्स इज अप्रोचिंग, सो ये लगा देना। इस तरह से विंड की वेलोसिटी को हम इनकॉर्पोरेट करके फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। Sir, यस sir, if an ideal case wind velocity is greater than sound velocity, so the observer will not hear voice, means the sound will not be heard, or frequency will be negative. यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर जब हम लोग वेव फ्रंट के बारे में बात करेंगे। और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये हियर करेगा। जितना भी विंड वेलोसिटी ज्यादा होगा वो उसको एडअप करेगा, जल्दी साउंड पहुंचेगा। और अगर हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ और विंड की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये साउंड की स्पीड से ज्यादा हो गया, तो फिर रिजल्टेंट इधर आ सकता है। तो फिर हो सकता है कि ये जो वेव पल्स है इधर ना जाकर के वापस आता हुआ नजर आ जाए। सो ऐसा केस हो सकता है कि विंड ऑब्जर्वर तक ना पहुंचे। सिंपल सी बात है, विंड की स्पीड 300 और 320 340 के आसपास होती है, और अगर ऑब्जर्वर उससे ज्यादा स्पीड से जा रहा है, सपोज कर लिए वो आगे जा रहे हैं, तो ये भी अगर फास्टर चलना स्टार्ट करेगा तो साउंड उसको कैच नहीं कर पाएगी, तो उसको सुनाई नहीं देने वाला है। वेव फ्रंट के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से रियलाइजेशन भी होगा और समझ में आएगा किस तरह से साउंड प्रोपोगेट करता हुआ जाता है। सो डॉपलर को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं सिंपल तरीके से, और भी इस पे कई सारे वेरिएशन देते हैं। जैसे इस तरह का पॉपुलर क्वेश्चन रहेगा, मैं एज अ क्वेश्चन नहीं बल्कि एज अ पॉइंट लिखा देता हूँ। सपोज कर लीजिए वो बोलेगा कि यहाँ पर एक वॉल है और ये रोड है, इस रोड पर एक कार आ रहा है
उस पर एक ड्राइवर है और यहाँ पर एक हॉर्न लगा हुआ है, तो ये हॉर्न बजा रहे हैं। एंड देन आपसे बोलेगा कि इसकी कार की जो वेलोसिटी है वो आपको पता है। लेट्स से इस वेलोसिटी का नाम हम v1 दे देते हैं कार की। साउंड की जो वेलोसिटी है एयर में वो v दिया गया है। इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f0 है, ये भी बताते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि क्या होता है बताइए, अपरेंट वेलोसिटी कितना सुनाई देने वाला है या समथिंग लाइक दैट, और ये नंबर ऑफ बीट्स कितने आने वाले हैं, उन सब के बारे में बात करेगा। तो मैं एज ए क्वेश्चन या स्टेटमेंट जरूर लिख देता हूँ। सो कुछ ऐसा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ बीट्स heard by driver for the given figure। तो इस फिगर में अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कितना आएगा। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कौन ऑब्जर्व करेगा? ड्राइवर ऑब्जर्व करेगा। तो बीट्स कब आते हैं? बीट्स तब आते हैं जब डबल फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसीज की साउंड मिलते हैं। तो अपने को ये ऑब्जर्व करना है कि इस पर्सन को दो फ्रीक्वेंसीज कैसे मिलने वाले हैं। तो ये जो हॉर्न बज रहा है इसकी f0 डायरेक्टली इसको पता चलेगा क्योंकि उसी फ्रेम पर है, दोनों रिलेटिवली रेस्ट पर हैं। सो अगर दोनों रिलेटिवली रेस्ट पर हैं तो एक फ्रीक्वेंसी उसको f0 खुद मिलेगी। दूसरा फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा? तो जब ये साउंड इधर जाएगा तो वॉल से कोलाइड करेगा, या फिर ऐसा बोलें कि वॉल से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और रिफ्लेक्ट बैक करके वापस इसके पास आएगा। तो जो वापस साउंड आ रहा होगा उसकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी। सो इस पर्सन या ड्राइवर के पास दो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, एक एक्चुअल या ओरिजिनल, दूसरा अपरेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये भी लर्न करने वाले हैं कि वॉल से या किसी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर के जो साउंड आता है तो उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, और उससे अकॉर्डिंग हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे बीट्स कितना होता है। सो ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो वन बाय वन चलेंगे। पहले ये समझेंगे कि ये अपना सोर्स है और वॉल ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डॉपलर लगाएंगे। सो डॉपलर लगाने के लिए सोर्स ये हो गया, सोर्स की वेलोसिटी v1 है, और ऑब्जर्वर ये हो गया, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पर है। So you can consider this wall to be observer, and actual frequency f0 है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम f पकड़ सकते हैं। और इसके लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी f कितना आएगा, फॉर्मूला आपको पता है, लिख सकते हैं। सो वी विल राइट कि f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी f0, then velocity of sound in air, velocity of sound in air, velocity of observer, velocity of source, फिर प्लस माइनस लगाते हैं। आप देखोगे कि ऑब्जर्वर जो है आपका वो रेस्ट पर है, तो ये वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, v0 इज नॉट देयर। सो यहाँ पे प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो 0 हो चुका है। नाउ डाउन साइड कौन सा साइन लगाने चाहिए अपने को? तो आप देखोगे सोर्स इज अप्रोचिंग, फ्रीक्वेंसी हैज टू गो अप, सो यहाँ पे माइनस आएगा। इसका मतलब है वॉल को जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होने वाली है वो ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अब वॉल सोर्स का काम करेगा और फिर ये इमिट करेगा। सो रिफ्लेक्शन इज बेसिकली प्रोसेस इन विच दिस मीडियम स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ सोर्स। तो वॉल अब सोर्स हो जाएगा और जो ड्राइवर है वो ऑब्जर्वर हो जाएगा। सो इसको हम फिर से डॉपलर लगाएंगे, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया है और ये हमारा सोर्स हो गया है। ये जो दूसरा सोर्स बना है इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो जो फ्रीक्वेंसी उसको रिसीव हुई थी वो उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और ये जो ऑब्जर्वर है ये v1 वेलोसिटी से इधर आ रहा है। यहाँ पर हम v1 रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर v1 रिप्लेस करेंगे तो ये s की जगह 1 लगाना पड़ेगा, तो ये v1 हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड टाइम्स, और सेकेंड टाइम डॉपलर लगाते हैं। तो जब सेकेंड टाइम डॉपलर को अप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा कि लेट से फिर इसको जो फ्रीक्वेंसी आती है वो एफ डैश आती है ऑब्जर्वर के पास, ड्राइवर के पास। तो ये जो एफ डैश होगा, कैन वी से कि एफ डैश की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल। अब एक्चुअल आपको एफ नजर आएगी, एंड फिर से आपको ये रूल लगा देना वी वी ऑब्जर्वर वी वी एस। अब साउंड इस तरफ आ रही होगी,
सो ये भी है। कौन सा साइन चूज करेंगे? अब देखो आपका सोर्स अब 0 पर हो गया, रेस्ट पर हो गया। ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग सोर्स, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह का सिंबल यूज कर लेंगे प्लस। डाउन साइड सिंबल लगाने का कोई सेंस नहीं जाएगा। तो अपने को एफ डैश की जो वैल्यू पता चल रही है दैट इज एफ वी डिवाइड बाई और वी प्लस वी नॉट की वैल्यू भी वी वन हो जा रही है, तो वी प्लस वी वन डिवाइड बाई वी। ये फ्रीक्वेंसी है एपरेंट जो ड्राइवर को वापस आकर के सुनाई देती है। इसको और भी प्रॉपर लिख सकते हैं। जब इसको और भी प्रॉपर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू यहाँ से बारो कर लीजिए। सो दिस विल बिकम एफ नॉट इन द ब्रैकेट वी डिवाइड बाई वी माइनस वी वन, और फिर अपने पास ये भी था v प्लस वी वन डिवाइड बाई वी से v कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एफ डैश जो कि ड्राइवर को मिलने वाली है रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, that is going to be original frequency v plus v1 divided by v minus v1। तो इसको एज ए काइंड ऑफ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो अगर वॉल बताता है और वॉल रेस्ट पर है। फ्यूचर में क्या कर सकता है कि वॉल को भी मूव करा सकता है किसी वेलोसिटी से, नीड नॉट टू वरी। डॉपलर हम लगा रहे हैं, यहाँ पर जिसको v जीरो रखा है जीरो नहीं रखेंगे, यहाँ पर जो vs जीरो रखा है उसको जीरो नहीं रखेंगे, तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवे तो ये आपको एफ डैश आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बीट्स कितना आएगा? कैन वी से कि नंबर ऑफ बीट्स अब अपने को पता चल गया। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, दो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, एक एफ नॉट है, दूसरा ये एफ डैश है। अच्छा, एफ नॉट और एफ डैश में कौन सा बड़ा होगा? ये डिनोमिनेटर ऐड अप हुआ है और न्यूमरेटर ऐड अप हुआ है, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब है एफ डैश की वैल्यू बड़ी है। दैट मीन्स कि जो इनकमिंग जो रिफ्लेक्ट होकर के साउंड आया उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आपको महसूस हो रही है, तो बिगर माइनस स्मॉलर कर देंगे, ये आपको नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड पता चल जाएंगे। कॉपी कर सकते हो। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दिया, एग्जाम में क्या करेगा यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देगा और आपसे एक आंसर कैलकुलेट करवा लेगा। सो दो बार डॉपलर लगाएंगे, एक बार वॉल को ऑब्जर्वर एज्यूम करते हुए, दूसरी बार वॉल को सोर्स एज्यूम करते हुए और ड्राइवर को ऑब्जर्वर एज्यूम करते हुए। नो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न होता है तो नो मैटर कितने रिफ्लेक्शंस होते हैं, सारे रिफ्लेक्शंस को हम इसी पार्ट्स पे डिवाइड करते जाएंगे और हर एक का पेयर के लिए हम डॉपलर्स को लगाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। वेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जहां पर वेव पहुंचती है उसको आप सोर्स मान सकते हो, और जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज अ न्यू सोर्स, सो दैट बिहेव्स लाइक अ न्यू सोर्स। उसी पॉइंट को यूज करके हम लोग आंसर दे पा रहे हैं। ओके, सो इन केस अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि वॉल है तो फिर क्या करेंगे, तो चलता है। फिर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर एक्सेलरेटेड मोशंस चल रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। तो वी और वी नॉट क्या होता है? जैसे कि अगर आपसे ऐसा बोलता है कि अपने पास ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, मैं आपको क्वालिटेटिवली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स वगैरह आप जानते हो, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, बट आइडिया ज़रूर देने वाला हूँ। सपोज कर लीजिए कि अपने को ये वी एस सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, या फिर जो भी डायरेक्शंस दी होंगी उनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। किसी भी टाइम पर अपने को अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, तो वो आपको किसी टाइम पर पूछेगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में। सोर्स के बारे में हम बता सकते हैं कितने टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, किस इंस्टेंट पर कितना वेलोसिटी होगा, काइनेमेटिक्स को लगा करके। ऑब्जर्वर के लिए अलग काइनेमेटिक्स लगाएंगे, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन दिया होगा तो उसको यूज करेंगे, सोर्स का एक्सेलरेशन दिया होगा उसको यूज करेंगे, दोनों का दिया होगा तो दोनों का यूज करेंगे। एनीवे, एक्सेलरेशन को यूज करके हमको वेलोसिटी चाहिए। हमारा फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, और जिस तरह से पिक्चर बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी एस बन जाएगा। डायरेक्शन बदली होगी तो साइंस बदल जाएंगे। अब अपने को ये समझना है कि वी नॉट यानी कब किस टाइम का वेलोसिटी लिखेंगे, क्योंकि इसका वी नॉट कॉन्स्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है। सोर्स का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है। तो कौन से इंस्टेंट पे हमको कैलकुलेट करना है वो चेक करना अपने लिए बहुत जरूरी है। और बाकी वी कांस्टेंट रहेगा एयर का, एफ नॉट आपको कांस्टेंट गिवन होगा। तो जो हम लोग वी नॉट लिखेंगे,
So V naught is this is velocity of source, this observer, of course, velocity of observer. When observer observes the sound. तो अपने को V नॉट उस इंस्टेंट का लिखना है जब साउंड ऑब्जर्वर के पास पहुंचता है. तो बोलेगा कि t इक्वल टू 0 पे साउंड इमिट किया गया, तो जब साउंड इमिट किया गया तो फिर यहाँ से ये चल करके इसको टाइम लगेगा, वो डिस्टेंस वगैरह भी आपको देगा. तो अब ये पता करेंगे कितने टाइम के बाद यहाँ पहुंचता है. जिस समय ये इसके पास पहुंचता है एट दैट इंस्टेंट V नॉट कितना था वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो सिंपल पॉइंट है, बट मैं उसको एलेबोरेट कर दे रहा हूँ. क्या आप बता सकते हो कि जो Vs होगा वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगा, ऑफ कोर्स किस इंस्टेंट का होगा? जब ऑब्जर्वर साउंड को हियर करता है उस इंस्टेंट का होगा, या उससे पहले का होगा, या उसके बाद का होगा, या किसी और पर्टिकुलर इंस्टेंट का होगा? हाँ, तो आप बोलोगे कि ये उस इंस्टेंट का होगा जब उसने साउंड को रिलीज किया था. सो व्हेन साउंड वाज रिलीज्ड. क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये वेवलेंथ वाला स्टोरी आता है, और वेवलेंथ का डिफरेंस कब पता चलेगा? जब ये साउंड को इमिट कर रहा होगा. एक बार जो वेवलेंथ बन गया फिर ये वेवलेंथ ऑब्जर्वर तक पहुंचने वाला है. सो सोर्स का वेलोसिटी हमको उस इंस्टेंट का लिखना होगा जिस इंस्टेंट पे साउंड को रिलीज किया गया. ऑब्जर्वर का वेलोसिटी हमको उस इंस्टेंट का लिखना होगा जब साउंड ऑब्जर्वर के पास पहुंचा है. और इन दो पॉइंट्स को आप यूज करोगे, बाकी फिर वो नंबर्स देगा, डिस्टेंस देगा, एक्सेलरेशन देगा, कुछ भी देगा. काइनेमेटिक्स को यूज करके उन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे. तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है. हाँ, इस पे मिस्टेक आप क्या कर सकते हो कि जिस समय साउंड को प्रोड्यूस किया गया उसी टाइम का अगर आपने VO यूज कर लिया तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा. या फिर जिस टाइम पे साउंड यहाँ पर पहुंचता है उस टाइम का सोर्स वेलोसिटी यूज कर लिया तो रॉन्ग हो जाएगा. और अदरवाइज अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो करेक्ट रहेगा. इसी पर बेस्ड मैं आपको इक्वेशन दे देता हूँ. उससे पहले छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ, अपने नोट्स में भी बताया गया मॉड्यूल में. कई बार क्या होगा कि जब ये एक लाइन के अलॉन्ग नहीं चल रहे होंगे, अभी तक हम लोग स्टोरी बता रहे थे कि वो एक लाइन पे चल रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में चलेगा तो फिर क्या करेंगे? तो सपोज कर लीजिए कि ये अपना सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है. सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स के साथ, और लाइन ज्वाइनिंग द टू ये, और ये एंगल आपको थीटा दिया गया है. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपसे पूछ सकता है कि बताइए क्या आने वाला है. लेट्स से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो अगर उसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ डायरेक्शन में नहीं है, किसी एंगल पे जा रहा है, तो हम लोग उसका कंपोनेंट ले सकते हैं. और इस केस के लिए अगर आपसे अपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखने को बोला जाए तो क्या हम यहाँ पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं? So you will find कि apparent frequency is going to be actual frequency, and then the velocity, velocity of observer, velocity, velocity of source. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर के बारे में बात करेंगे तो ये दूर जा रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे. सोर्स की वेलोसिटी के बारे में क्या बोलेंगे? तो सोर्स की वेलोसिटी Vs नहीं है, इसका फिर हम कंपोनेंट लेंगे. कौन सा कंपोनेंट? अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन. सो ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो साउंड है इधर जाएगी, वही ऑब्जर्वर को मिलेगी. ये जो ऊपर जाने वाली साउंड है वो ऑब्जर्वर को नहीं मिलने वाली है. सो अपने को ये कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है. कौन से कंपोनेंट की? Vs cos थीटा की. उसको यूज कर लेंगे तो ये बनेगा Vs cos sin थीटा. फिर प्लस लगाना है माइनस, वो सिचुएशन को देखकर बता सकते हैं. नोट कर सकते हो इसको भी. Sir, please go on to the previous slide. ओके, श्योर.
इन केस इसको मैं कुछ लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे. Velocity is not along the line joining source and observer. कुछ इस तरह से लिख दिया. इसको आप लिख कर ये फिगर ड्रॉ करके कंपोनेंट लेकर के आप जरूर इसका आंसर दे सकते हो. Sir, Yes. sir, if in this case there is accelerated motion, the distance will not be equal every time. That means the distance will be also function of something and will change according to the time. So how we will? प्रीवियस स्लाइड अब बोल रहे क्रिएशन भी कराने को दिखते हैं. देखो क्या होता है ना कि जब हमने ये लिखा है तो वो जो आपका कंसर्न है उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि एक बार सोर्स से जो भी वेव पल्स निकलता है उसका जो भी वेवलेंथ क्रिएट होता है फिर वो फ्यूचर में कांस्टेंट रहने वाला है. सो जब आप वेलोसिटी उस सोर्स की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे लिखेंगे जब वो एमिट कर रहा है, सो व्हाटएवर द पल्स इट हैज एमिटेड उनके बीच का सेपरेशन जो भी बना वो वेवलेंथ फ्यूचर में विंड ये जो साउंड वेलोसिटी है उससे ट्रैवल करेगा. फिर इसका सोर्स से साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता और ऑब्जर्वर को वेवलेंथ यही अपीयर होने वाली है जो बन रही है. हाँ, ये जरूर पॉइंट है कि जिस इंस्टेंट पर ये वेवलेंथ निकला था वो एक अलग इंस्टेंट था, बाद वाले इंस्टेंट पर ये वेवलेंथ अलग आएगा. तो हर इंस्टेंट पर ये डिफरेंट वेवलेंथ को क्रिएट करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ को क्रिएट करेगा. तो इसीलिए इस ऑब्जर्वर के पास डिफरेंट टाइम पर वेवलेंथ पहुंच रहे होंगे. तो जिस इंस्टेंट के बारे में पूछा जाए उस इंस्टेंट के बारे में हमको लिखना है. सर अगर हमें एक टाइम पे दिया है टी पे एस की वेलोसिटी vs है तो उसी टाइम पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नहीं लेंगे ना, मतलब और पाथ का भी ऐड करके लेना है क्या ऐसा? हाँ, ये पॉइंट है कि जिस इंस्टेंट पर ये देखो क्या होगा ना कि जिस इंस्टेंट पर ये साउंड को रिलीज करेगा उसी इंस्टेंट पर साउंड इसके पास नहीं पहुंचेगा. कौन सा? जो अभी रिलीज किया गया. अभी हम एक एग्जांपल ले लेंगे, आप देखोगे कि ये पॉइंट आपको समझ जाएगा कि किस तरह से साउंड प्रोपेगेट करता है. तो आपको पता है कि साउंड को मूव करने के लिए टाइम चाहिए. So the moment the sound is being emitted will not reach instantly to the observer. It will take some time to reach there. तो कितना टाइम लगेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है. तो हम वो बता सकते हैं. और लेकिन हम जिस इंस्टेंट पर पूछेगा उस इंस्टेंट पर इमिट होने वाला वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये साउंड यहाँ पर कब पहुंचने वाला है. फिर हम ये पता कर सकते हैं कि जिस इंस्टेंट पर यहाँ पहुंचा उस समय ऑब्जर्वर के पास क्या वेलोसिटी थी. एक बार हमको ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पता चल जाएगी तो अपने को ये v नॉट पता चल जाएगा. vs उस इंस्टेंट का होगा जब इमिट किया गया होगा. दोनों को हम यहाँ पर यूज करके अपना आंसर दे सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल भी पिक कर लेता हूँ जो इसी से रिलेटेड है. सर यस सर अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है इन द एक्सेलरेशन केस उसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा है, नॉट इन एक्सेलरेशन व्हेन नॉट इन सेम लाइन में, और अगर वो उसी तरीके से मूव कर रहा है और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो दोनों उसका साउंड और ऑब्जर्वर किस इंस्टेंट पर मीट करेंगे? ओके. सो ऑब्जर्वर का देखो क्या है कि पहले तो अपने को मोस्टली वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें इसकी साउंड यहाँ पे पहुंचेगी. दैट मींस ऑब्जर्वर साउंड की स्पीड से नहीं जाएगा. ऐसा इसलिए भी क्योंकि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो साउंड का स्पीड होता है उसकी स्पीड से हम लोग रेयरली चल पाते हैं, नहीं चल पाते इनफैक्ट. सो फिजिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल से ज्यादा इंक्लाइंड रहना. बट अगर ऐसा बोलता है कि ये अगर स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा जा रहे हैं तो आप पाओगे कि जब वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा जा रहा है तो साउंड कभी उसको कैच नहीं कर पाएगी तो कभी साउंड वहां तक पहुंचने वाली नहीं है. तो उसको ऑब्जर्वर को साउंड ही नहीं पहुंचेगा तो फिर अपरेंसी आने का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है. सर वो सोनिक बूम वही रहता क्या? हाँ, सोनिक बूम के बारे में हम लोग बात कर लेंगे. वो उसमें एनर्जी का एक्युमुलेशन होता है और वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आप इजीली समझ पाएंगे.
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। इसमें जितना भी बताया वो सारे पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे और आपकी थिंकिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगी। लेट्स से कि एक ये ट्रैक दिया गया है, प्रॉपर बना देते हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। आपको एग्जाम में दोनों को मूव कराता हुआ, एक्सेलरेट कराता हुआ रेयरली देगा, मतलब वो एडवांस में भी देने से हेजिटेट करेगा बिकॉज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, बट यस किसी एक को एक्सेलरेट करा सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है एक की। सो लेट्स से ऐसा बोलता है कि अपने पास एक सोर्स है यहाँ पर और ये सोर्स इधर मूव कर रहा है, ये सोर्स किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वीएस से, और ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ट्रैक्स, और ये पी पॉइंट हमारे लिए ओरिजिन है, लेट्स इसको ओरिजिन बोल सकते हैं। और ये सोर्स इस तरह से मूव करता हुआ चला जाएगा, इस सोर्स के पास एक फ्रीक्वेंसी है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता हुआ जा रहा है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उसका आंसर देने हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दे देते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल आंसर दे दो। एफ नॉट की वैल्यू लेट्स से 250 हर्ट्ज है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड 320 मीटर पर सेकेंड है। जनरली एग्जाम में वो ऐसे नंबर्स देगा सो दैट कि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। तो ये सारे नंबर्स आपको दिए गए और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। फाइंड नंबर 1 apparent frequency, when source reaches at P। So पहला क्वेश्चन ये है कि हमको apparent frequency बतानी है जब सोर्स P पर पहुंचता है, यानी apparent frequency उस इंस्टेंट पर बताना है जिस इंस्टेंट पर सोर्स P पर होगा। ओके आप ट्राई करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। बताएं। अपरेंट फ्रीक्वेंसी तो रहेगी नहीं, वेलोसिटी तो उस डायरेक्शन में ही नहीं है ना। ओके हाँ, तो हमको अपनी लैंग्वेज को समझना होता है और फिर हम देखेंगे कि कितना एपरेंसी आएगी कि भी नहीं आएगी। तो सर इसने नहीं बोला, आएगी सर। हाँ अब देखो, इसने बोला एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपने को बताना है किस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पर व्हेन सोर्स रीचेज एट पी, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो इसको ऑब्जर्व होती है उस इंस्टेंट पर जब सोर्स यहाँ पर है। तो जब सोर्स यहाँ पर होगा ये इंस्टेंट अपने को पता करना है। इसका मतलब है कि इस इंस्टेंट पर ये जो पल्स को रिलीज करेगा उसको पहुंचने पे टाइम लगेगा, तो इस इंस्टेंट पर रिलीज किया गया साउंड इसको इमीडिएटली सुनाई नहीं देने वाला है, वो बाद में सुनाई देगा कभी जब सोर्स से आपका यहाँ पहुंच चुका होगा। इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर सोर्स पी पर है, उस इंस्टेंट पर उसको जो साउंड सुनाई देने वाला है वो उससे पहले वाला होगा। तो लेट्स से कि जब यहाँ पर था इस सिचुएशन पर, इसके बाद ये टी टाइम लगा इसको यहाँ जाने में, तो जो टी टाइम पहले साउंड प्रोड्यूस की गई होगी वो ऑब्जर्वर तक उस इंस्टेंट पर पहुंचेगी जिस इंस्टेंट पर सोर्स पी पर पहुंचा है। इसका मतलब है कि जब यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस किया गया होगा ये साउंड इस पर पहुंचा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब सोर्स पी पर होगा तो ऑब्जर्वर के पास जो साउंड जाएगा वो उससे पहले वाले टाइम पर रिलीज किया गया साउंड जाएगा। सो हमने एज्यूम किया कि टी टाइम पहले जो साउंड रिलीज किया गया था वो ऑब्जर्वर तक पहुंचता है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये जो डिस्टेंस बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ये vs इंटू टी बनेगी। तो vs टी डिस्टेंस पहले जो साउंड प्रोड्यूस किया गया है वो साउंड ऑब्जर्वर तक जाएगा। नाउ ये जो डिस्टेंस है ये v वेलोसिटी से कवर हो रही है, तो इस डिस्टेंस के बारे में बोलेंगे तो ये vt लिखा जा सकता है। vt का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम।
तो ये डिस्टेंस अपने को पता चल गया, ये डिस्टेंस अपने को पता चल गया, तो ये एंगल हम पता कर सकते हैं थीटा। अगर ये थीटा पता चल गया तो वीएस का कौन सा कंपोनेंट हमारे काम का आएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू। सो वीएस का इधर एक कंपोनेंट बनेगा वीएस कॉस थीटा। अगर ये वीएस कॉस थीटा हुआ तो आप देखोगे कि ये जो इंस्टेंट पर साउंड रिलीज किया गया था वो ओवर द टाइम ऑब्जर्वर तक पहुंचा और तब तक सोर्स यहाँ पर पहुंच गया। अब अपने को जो अपरेंट निकालना है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यहाँ पर ऑब्जर्वर, यहाँ पर सोर्स। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है तो आप 0 रख लीजिए। सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए तो सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट लिख लेंगे वीएस कॉस थीटा। एंड देन आफ्टर प्लस माइनस के लिए ये इसको अप्रोच करेगा तो माइनस लगा देंगे, ऊपर को लगाने कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v डिवाइड बाय v माइनस वीएस कॉस थीटा हो जाएगा। एनीवे कैलकुलेशन सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि आपको ये समझना है कि उसने किस इंस्टेंट पर पूछा है। तो जिस इंस्टेंट पर उसने पूछा है उस इंस्टेंट पर ऑब्जर्वर के पास जो साउंड आ रहा होगा वो डेफिनेट बात है वो प्रीवियस इंस्टेंस का होगा। तो प्रीवियस में किसी इंस्टेंट पर निकला हुआ साउंड होगा तो उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर सकता है बट डुएबल है। v डिवाइड बाई v माइनस वी एस। कॉस थीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं यहाँ पर। कॉस थीटा कितना बनेगा, कॉस थीटा इज गोइंग टू बी, ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखोगे जो कॉस थीटा है दैट विल बी बेस विच इज वी एस इंटू टी डिवाइड बाई हाइपोटेनस विच इज वी टी। टी और टी आपस में डिसअपियर हो जाएंगे तो इन वेलोसिटीज का रेशियो जो है वो कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। उसको यहाँ पे रख देंगे तो ये बनेगा वी एस डिवाइड बाई वी। अल्टीमेटली एक आपको फॉर्मूला मिल जाएगा F इज इक्वल टू एफ नॉट। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। When you are going to simplify it, you will find some sort of this like v square divided by v square minus vs square. एग्जाम में आया हुआ था तो उसने एक्सप्रेशन दे दिए थे, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फाइनली एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। नो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं। एफ नॉट को 250 लिख सकते हो, वीएस को 20 लिख सकते हो, इसको 320 लिख सकते हो, फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर आपको एक आंसर मिल जाएगा। वो आंसर कितना है वो इसको कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं। एनीवे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। हमारा जो मेन पर्पस है वो ये समझाना कि क्या लैंग्वेज से आपको समझ में आया कि किस इंस्टेंट पर हमको अपरेंट बताना है। उस इंस्टेंट पर बताना है जब सोर्स पी पर था, तो उस इंस्टेंट पर इसको जो साउंड सुनाई देगा वो प्रीवियस इंस्टेंट का होगा किसी, उसको हमने टी मान करके बैक साइड कैलकुलेशन किया और सिंप्लीफाई किया और ये आंसर बन गया। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब देखोगे डिनोमिनेटर थोड़ा सा कम हो गया है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और क्योंकि v बड़ा होता है vs छोटा होता है, 20 दिया गया है तो स्लाइटली इंक्रीज करेगा। 4 ऑप्शन होंगे, अकॉर्डिंगली फिर आप राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हो और इवन कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इसी से रिलेटेड मैं एक दूसरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप दीजिए। अभी भी अपने को अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। ऑफ साउंड which was released when source was at P, that is origin. अब अपने को पता करना कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी उस साउंड की जब सोर्स P पर था, उस समय उसने रिलीज किया था। तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आता है तो ये जो इंस्टेंट है दिखाया गया पिक्चर में, इस इंस्टेंट पर रिलीज किया गया साउंड के बारे में बात करनी है। इसका मतलब ऑब्जर्वर को कब सुनाई देगा, जब सोर्स आपका आगे चला गया होगा। तो अपने को सोर्स की वेलोसिटी वो लेनी होती है जिस इंस्टेंट पे वो रिलीज कर रहा है। जैसे यहाँ पर भी हमने जिस इंस्टेंट पे रिलीज कर रहा था उसी इंस्टेंट को लिया था। तो ये आपका वीएस है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा तो इसका इधर कंपोनेंट 0 आएगा।
तो आप बोलोगे सिंस ये 90 डिग्री पर है तो कोई अपरेंसी नहीं आएगी, या फिर इसी फॉर्मूले को फिर से लगा लो, थीटा को 90 रख दो, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बिकम 90 डिग्री. नाउ थीटा इज 90 डिग्री, so f becomes f naught v divided by v minus 0, that is basically f naught. So you'll find there will be no apparency in the sound. कौन सी साउंड पर, जो उस इंस्टेंट पर रिलीज किया गया था जब सोर्स ओरिजिन को क्रॉस कर रहा था, और जब सोर्स ओरिजिन पर था उस समय जो साउंड हार्ड हो रही थी उसके पास अपरेंसी थी. सो बहुत लैंग्वेज में बहुत मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस है, एंड इफ यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश यू विल गेट करेक्ट आंसर, अदरवाइज यू मे लैंड इन अ रॉन्ग आंसर. चलेगा, इसके साथ एक और एग्जांपल करा देता हूँ मैं, जो कि कई बार कोई भी आप टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें मिलेगा, एग्जाम में भी पूछा गया है सिमिलर टाइप का. सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोलता है कि अपने पास एक ऑब्जर्वर है, सर्कुलर मोशन से लिंक करता है. मैं आपको आइडिया दे देता हूँ सो दैट कि कब आप जब सॉल्व करेंगे बुक में तो आप उसका आंसर दे पाएंगे. ऐसा बोलेगा कि आपके पास ऑब्जर्वर यहाँ पर है या फिर सोर्स वहां पर है, और एक सोर्स यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, या फिर एक सोर्स इस पे मूव कर रहा है, ऐसा बोल लेते हैं. सोर्स इज मूविंग ऑन दिस वीएस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और कुछ लोकेशंस के हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे एक पॉइंट 1 है, ऑब्वियस पॉइंट है, ये ऑब्वियस पॉइंट 2 है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, और भी पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. सो इफ सोर्स is performing uniform circular motion as shown, और जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है, find location or locations where number 1 there is no difference in apparent and actual frequency. So can you identify the locations जिस लोकेशन पर अगर सोर्स होगा देन, अब देखो इस पे आपको थोड़ा सा, हाँ, जिस लोकेशन पे सोर्स साउंड को इमिट करेगा उस साउंड के लिए कोई अपरेंसी नहीं रहेगी. सो ये ऑब्वियस रहेगा कि 90 डिग्री पे आ जाना चाहिए, तो आप पाओगे कि एक 1 पॉइंट पर होगा तो फिर 90 डिग्री पे रहेगा, और दूसरा 3 पॉइंट पर होगा तो 90 डिग्री पर रहेगा, तो वीएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. तो आप, और ये रेस्ट पर है इसलिए कोई अपरेंसी नहीं आएगी, तो 1 and 3 पॉइंट्स विल बिकम योर आंसर. फिर आपसे पूछेगा दूसरा, फाइंड लोकेशंस वेयर द apparent frequency will be maximum. तो किस लोकेशन पे सोर्स हो जहां पर साउंड को इमिट करेगा तो उस साउंड के लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी. अपने पास ऑप्शन में ये 1 2 3 4 है, और अगर बीच में आए तो ऐसा बोल सकते हो कि 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में. मैक्सिमम चाहिए अपने को, मैक्सिमम. तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और एक अच्छा क्वेश्चन भी है. देखो क्या होगा, मैक्सिमम तो तब भी आता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी तब आता है जब अप्रोच कर रहा हो, यानी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो. तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको आइडिया देता हूँ. आप ऑब्जर्वर से लेकर के टेंजेंट ड्रॉ कीजिए,
कुछ ऐसा। जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट आएगा उस पॉइंट पर आप देखोगे जब सोर्स आएगा तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इधर जाएगी। टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, 4 नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 4 के लिए 4 से भी मैक्सिमम मिलेगी जब आपको जो पूरा का पूरा वेलोसिटी वीएस अलोंग द लाइन पे आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है बिटवीन 1 एंड 4, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो इस पॉइंट का नाम कुछ दे सकते हैं या फिर बिटवीन 1 एंड 4 बोल सकते हैं अगर 4 ऑप्शन दिए होंगे। मिनिमम के लिए नेक्स्ट आपसे पूछेगा मिनिमम बताइए, तो मिनिमम के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और वो मिनिमम क्यों होगा वो कैलकुलेट कर कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। सो अवे जाता हुआ नजर आएगा। जनरल बेसिकली वो आपसे पूछ लेगा कि कितना मिनिमम होगा वो निकालिए, मैक्सिमम कितना होगा वो निकालिए। तो कहाँ पर होगा, 1 एंड 4 के बीच में होगा। और एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एफ मैक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी एफ नॉट इन द ब्रैकेट वी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो 0 है और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वी माइनस वी एस। सब्ट्रैक्ट हम तभी करते हैं जब एग्जैक्टली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू होता है, इसलिए टेंजेंट ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम ना केवल ये बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर होगी बल्कि हम ये भी बता सकते हैं कितना होगा। और फिर अगर आपसे थर्ड पूछता है the apparent frequency is minimum, apparent frequency is minimum or will be minimum, तो वो कौन सी लोकेशन होगी, बिटवीन 1 एंड 2। अगेन टेंजेंशियल लोकेशन होगी, तो ये थी बिटवीन 4 एंड 1, ये होगी बिटवीन 1 एंड 2 और 2 एंड 1, जो भी आप बोलना चाहो। और हाउ मच मिनिमम विल बी, सो आप बोलोगे एफ नॉट वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस, क्योंकि उस समय वो अवे जाता हुआ नजर आएगा, रिसीड कर रहा होगा। तो आप ये बता सकते हो। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में दिखा है कई सारे एग्जाम में। सो अब आप ये जो 2 और 4 नहीं बोलेंगे बल्कि टेंजेंट कैलकुलेट करके बताएंगे। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा, मतलब वो रेडियस वगैरह दे देगा, तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन करके रेडियस बना सकते हो और उस रेडियस के लिए ये 90 डिग्री का काम करेगा। फिर ये डिस्टेंस दिया होगा, ये डिस्टेंस दिया होगा, तो एंगल वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो पता कर सकते हैं, और या फिर ये एंगल पता कर सकते हैं, एंगल कितना आ जाएगा। सो पॉइंट इज कि वो टेंजेंट पर होना चाहिए। ड्रॉ कर लीजिए पिक्चर को और इसको याद कर सकते हो। आपने कुछ लिखा था फ्रीक्वेंसी विल बी इन एसएचएम, फ्रीक्वेंसी बदलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम होगी, फिर इसके बाद में यहाँ पर एक्चुअल हो जाएगी, फिर यहाँ मिनिमम होगी, फिर यहाँ पर बढ़ते बढ़ते एक्चुअल हो जाएगी, और फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी, फिर डिक्रीज होकर के मिनिमम होगी, फिर डिक्रीज होकर एक्चुअल होगी, फिर डिक्रीज होकर के मिनिमम होगी। तो इस तरह से चलेगी, तो पीरियोडिकली चेंज करेगी ऐसा आप बोल सकते हो। एसएचएम करेगी ऐसा बोलना थोड़ा सा भारी होता है, क्योंकि एसएचएम में वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है वो वैलिड होना चाहिए। सो हम ये बोलेंगे कि यस वो पीरियोडिकली चेंज कर रही है, वो एक पर्टिकुलर फैशन पे चेंज कर रही है, मैक्सिमम से एक्चुअल, फिर मिनिमम, फिर एक्चुअल, फिर मैक्सिमम, फिर इस तरह से चल रही है। और ये सिमेट्रिकली भी नहीं चल रही है, आप देखोगे ना कि ये 1, 2 और 4 के इस तरफ मिनिमम मैक्सिमम दोनों हो जा रहे हैं। सो थोड़ा सा असिमेट्रिकल है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन भी आप डील कर सकते हो। सो ये तो डॉपलर के बारे में आपको आइडिया मिल गया कि डॉपलर को हम लोग कैसा लगाते हैं। ये डॉपलर का फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब स्पीड ऑफ सोर्स और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर बहुत कम होती है। लेकिन अगर उन दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में पहुंच जाए, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है, उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला आता है। सो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, बट डॉपलर का इफेक्ट है, तो इसलिए हम उसको फॉर्मूले को यहाँ पे दे देते हैं, उस पर क्वेश्चन भी आता है। सो हम लोग कुछ ऐसा हेडिंग लिख सकते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट फॉर रिलेटिविस्टिक केस और इन रिलेटिविस्टिक केस।
रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कि जब वेलोसिटीज स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होती है, वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। सो अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हो जाएगी, अभी जो हमारी वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नहीं होती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दैट मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और हम लोग जो बात करते हैं वो 330, 320, 500 मुश्किल से भी बात कर पाते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा नंबर है। सो उस केस में किस तरह से दिया जाता है फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली ये लाइट के केस में या वेव्स के केस में रहता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनमें हम लोग इसको यूज करते हैं। सो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर f से लिखा जाता है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एक अंडर रूट लगाएंगे, 1 ± v/c लगाएंगे, 1 - v/c लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। इसमें v क्या है, c क्या है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, f एपरेंट फ्रीक्वेंसी है और f0 सोर्स का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको आपको यूज करना है। इसमें ऑब्जर्वर और सोर्स जैसी वेलोसिटी नहीं रहती है, इसमें एक ही वेलोसिटी v यूज हुई है। तो जहां पर v क्या है, v इज वेलोसिटी ऑफ source with respect to observer या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, क्योंकि आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो या बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क केवल डायरेक्शन में पड़ता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन एरो नहीं बना रहे, तो ये मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। So magnitude of velocity of source with respect to observer or observer with respect to source. So वो आपको दिया जाएगा और अगर उसकी वैल्यू c के कंपैरिजन में होगी तो आप इसको यूज करके अपना आंसर बता सकते हो, इमीडिएटली आप आंसर बता सकते हो। अंडरस्टूड। अब इसमें प्लस माइनस कैसे लगाते हैं उसके बारे में बता देते हैं। सिंपल सी बात है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी होगी तो हम फ्रीक्वेंसी को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। अगर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच ना होकर के सेपरेशन का होगा तो हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इससे दो फॉर्मूलाज निकल के आएंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, इफ सोर्स इज अप्रोचिंग then f will become f0 अंडर रूट। अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए और न्यूमरेटर का पर्पस है बढ़ाने के लिए v प्लस लगाएगा, डिनोमिनेटर का मतलब है बढ़ाने के लिए माइनस लगाएगा। सो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे जब अप्रोचिंग सिनेरियो दिया जाएगा। तो आप देखोगे अप्रोचिंग केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, राइट। इसके बाद में दूसरा होगा कि अगर सोर्स अवे जा रहा है, if source is receding or moving away or separating, simple language में लिख देता हूँ moving away, then apparent frequency will become f0 under root 1 minus v by c divided by 1 plus v by c। v की वैल्यू c से हमेशा छोटी रहेगी बिकॉज c सबसे बड़ी वेलोसिटी होती है, उससे बड़ी वेलोसिटी किसी की नहीं होती है। सो 1 माइनस v by c है, पॉजिटिव नंबर आएगा। 1 प्लस v by c डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर होगा। सो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। कई बार ऐसे टर्म यूज करता है डॉपलर शिफ्ट। तो डॉपलर शिफ्ट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस आया उसके बारे में बात करना या वेवलेंथ के टर्म में बात करना। तो कई बार अगर उसने ऐसा बोला कि डॉपलर शिफ्ट बताइए तो आपको देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में या वेवलेंथ के टर्म में। तो हम f माइनस f0 बता सकते हैं और वेवलेंथ के टर्म में होगा तो हम लेमडा कैलकुलेट कर लेंगे, लेमडा माइनस लेमडा नॉट बना देंगे। तो ये वेवलेंथ टर्म यूज होता है। आपने सुना होगा कि ऑप्टिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे वेव में तो कई बार ऐसे टर्म यूज करता है कि ब्लू शिफ्ट है, रेड शिफ्ट है। तो वो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज के शिफ्ट होते हैं।
तो अगर फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की तरफ जा रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं कि ब्लू शिफ्ट है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। एनीवे वो हम लोग ऑप्टिक्स में उस वर्ड को यूज कर लेंगे, अभी के लिए आप ये याद रख सकते हो। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं अंटिल अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट डिज़ायर है, और वो भी आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मॉडर्न फिजिक्स के आएंगे और जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स लग रहे हैं यूज़ कर रहे हैं उससे वो डिफरेंट है। तो उसके लिए पहले बेसिक समझना पड़ता है। और आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मूला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्या आया था मैं आपको बता देता हूँ, आप उसका आंसर तुरंत बता देंगे इन फार्मूला का यूज़ करके। ऐसा बोलता है कि फाइंड, मैं अपने तरफ से फ्रेम कर रहा हूँ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, मे नॉट बी एग्जैक्ट। सो इट सेज लाइक फाइंड फ्रीक्वेंसी observed by an observer if a source of frequency ten raised to power, let's say 4 hertz, या कोई और भी नंबर दे सकता है। If a source of frequency this is approaching towards observer with speed half of speed of light, कुछ ऐसा बोलता है कि एक सोर्स है जो अप्रोच कर रहा है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है और उसकी जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट की हाफ है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है। तो अब आप वो जो क्लासिकल फॉर्मूला था उसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अभी जो आपको बताया गया फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और वैल्यूज को रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 4 ऑप्शन दिया होगा, राइट ऑप्शन को मार्क कर देंगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम भी देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए सो दैट आप उस फॉर्मूले को लिखें, वैल्यूज को रखें और फिर कैलकुलेशन करें। सर यस सर जो ये फॉर्मूला है वो क्लासिकल वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है ना? क्लास जनरली ऐसा होता है ना, जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका सबसेट है क्लासिकल फिजिक्स। मतलब मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स इज अ सबसेट ऑफ मॉडर्न वन। मॉडर्न इज अ मोर कंप्लीट। तो क्लासिकल की वैलिडिटी कुछ लेवल पे जाके खत्म हो जाती है, लेकिन मॉडर्न की वैलिड होती है। मॉडर्न के फॉर्मूलाज क्लासिकल में भी तो काम आ सकते हैं काफी हद तक, लेकिन क्या होता है ना, वही बात हो गई ना कि अगर आपको 3 के बाद 80 वाला नंबर हो, उसके मैंने अभी 8 लिखा भी नहीं है, पता नहीं 2 2 4 2 6 2 8, इसके साथ अगर आपको 2 मीटर पर सेकंड ऐड करना हो तो आप बोलोगे ये बेसिकली सी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि वो क्लासिकल में उस वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। हाँ आपका एक आंसर आ रहा है 17320। काफी लोगों ने आंसर दिया हुआ है। सो मैं चेक कर लेता हूँ। सिंपल फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले को यूज करना, उससे जो आंसर आएगा वही आएगा। नोबडी कैन चेंज दैट। सो एफ नॉट की जो वैल्यू है 10⁻⁴ हर्ट्ज दिया गया है और रिलेटिव वेलोसिटी है
if a source of frequency this is approaching towards the observer, इसका मतलब वो velocity of source है with respect to observer, and that is c/2. So हो गया. फॉर्मूला क्या होता है? f is equal to f naught under root, अप्रोच वाला फॉर्मूला लगाना है. अप्रोच वाले केस में आपको ऊपर प्लस करना होता है, नीचे माइनस करना होता है. तो याद रखना ये बहुत आसान है. एक को प्लस रखना है, एक को माइनस रखना है. ऑफ कोर्स दोनों को प्लस दोनों को माइनस नहीं करेंगे, मतलब नहीं रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो उसके बाद में अप्रोच है तो क्या करना है वो याद रखना है. एंड देन इट बिकम्स 1 प्लस v बाई सी की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो इसको हाफ कर दीजिए. 1 माइनस हाफ हो जाएगा. f की वैल्यू 10⁴ अंडर रूट, दैट विल बी 3, दैट्स ऑल, डिवाइड बाई 1. So नीचे हाफ, ऊपर 3/2, so it will be basically √3. √3 की वैल्यू आपको पता होती है 1.732 और समथिंग लाइक 10⁴. आप यही दे सकते हो या 17320 हर्ट्ज ऐसा बोल सकते हो. सही बोला आप लोगों ने. सो या फिर √3, जैसा भी ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्क कर देंगे. तो पॉइंट इज दिस इज द फॉर्मूला दैट हैज टू बी यूज्ड इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिलेटिविस्टिक है? वो बोलेगा नहीं कि रिलेटिविस्टिक है, वो स्पीड देगा. और स्पीड को आप देखोगे कि वो अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, कंपैरिजन का मतलब हुआ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁸ होती है तो उसको भी इसी के आसपास होना चाहिए. लाइक 10⁻7 होगा चलेगा, 10⁻6 होगा चलेगा. तो ये सारे कंपैरिजन वैल्यू, कंपैरेबल वैल्यूज है. लेकिन अगर और भी कम हो गया तो फिर हम बोलेंगे कि अब 1000 फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है या 10,000 का आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो फिर वो रिलेटिविस्टिक नहीं रहा. फिर हम लोग अपना क्लासिकल फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, सो डॉपलर के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों ने डीप में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है. इसके बाद अभी अपने पास टाइम बचा हुआ है तो हम लोग वो 2 ट्यूब्स जो आपने बताया तो उनके बारे में बात कर लेते हैं. स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं. मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बस डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेना है. तो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए एक रेजोनेंस ट्यूब था, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कभी बात किया था. इसके बाद 1-2 ट्यूब्स और भी होते हैं, जैसे कि एक क्विंक्स ट्यूब होता है. आई डोंट थिंक ये डायरेक्टली ऐसा बोलेगा कि क्विंक्स ट्यूब में क्या कर रहा है. कई बार क्या करता है कि वो एक्सप्लेन कर देता है, बट इन केस अगर वो क्विंक्स ट्यूब बोलता है कि क्विंक्स ट्यूब के अकॉर्डिंग बताइए क्या चल रहा है, तो ये एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को यूज कैलकुलेट करने के लिए. तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूज टू मेजर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस और एयर. गैस जनरल टर्म में कैसे वर्क करता है, तो वर्किंग अपने को समझना होगा, और उसके वर्किंग के बाद हम लोग याद रख सकते हैं. बाकी नोट्स में दिया होगा, आप एक बार पढ़ लेंगे. मैं उसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ. एक अरेंजमेंट बनाते हैं, ये इंटरफेरेंस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करता है. मैं एक रफ पिक्चर बनाता हूँ. कुछ इस तरह से एक ट्यूब बनाते हैं. आप कैसा भी ट्यूब बनाएंगे चलेगा. पर्पस क्या है वो पर्पस आपको समझ में आ जाएगा. और इस पर हमने को एयर को रन कराना है, तो ये ट्यूब टाइप का दिखा देते हैं. एयर या फिर कोई गैस का भी केस आएगा तो गैस को भी आप समझ सकते हो. इसके ऊपर इन्वॉल्व करता हुआ एक दूसरा ट्यूब को लगाते हैं, इन्वॉल्व करता हुआ कुछ ऐसा. ये रहा पिक्चर मैं बना रहा हूँ सिंपली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. और कुछ ऐसा. सो दैट कि हम स्लाइड कर सके एक को दूसरे के ऊपर, तो इसको हम इसके अंदर ले जा सकते हैं, इसको और भी बाहर कर सकते हैं. ये अपना पर्पस रहेगा, मेन पर्पस. एंड देन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग कर देते हैं, और एक छोटा सा ओपनिंग हम लोग यहाँ पर भी कर देते हैं दूसरी साइड, फर्स्ट वाले ट्यूब पर. तो 2 ट्यूब्स को ओवरलैप कराते हैं. और यू कैन हैव दिस ट्यूनिंग फोक और समथिंग ओवर हियर. यहाँ पर ट्यूनिंग फोक से इसको
वाइब्रेट कराएंगे एयर को। जब ये एयर को वाइब्रेट कराएंगे तो यहाँ की एयर वाइब्रेट होगी, एयर यहाँ पर इनसाइड जाएगी, इनसाइड जाने के बाद उसके पास दो पाथ मिलेंगे, एक इधर से जाने का, एक इधर से जाने का। ये इधर से इधर आएगा और ये इधर से इधर आएगा, फिर दोनों यहाँ पर सुपरपोज करेंगे, मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा रिजल्टेंट वो इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन से मिलेगा। नाउ इनिशियली हम लोग ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जैसा लेफ्ट साइड है वैसा उतना ही लेंथ राइट साइड मिले, यानी कि जितना पाथ आपको लेफ्ट साइड से मिले उतना ही पाथ राइट साइड से मिले। तो अगर दोनों के पाथ इक्वल हैं तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस जब कभी 0 होता है और आइडेंटिकल वेव्स हैं, एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो एक ही सोर्स से आने वाले वेव्स होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं, तो ये कोहेरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो आप पाओगे कि यहाँ पर जो आपको मिलेगा एक इंटरफेरेंस मिल रहा होगा जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले हम लोग क्रिएट करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, देन आफ्टर इसको हम स्लाइटली शिफ्ट कर देते हैं इधर इस डायरेक्शन में किसी एक्स अमाउंट से। जब आप इन्हें एक्स अमाउंट से शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक्स अमाउंट पे ये शिफ्ट हो गया है रफली। जब आपने इसको एक्स अमाउंट में शिफ्ट कर दिया तो आप देखोगे ध्यान से कि जो लेफ्ट साइड का पाथ है वो तो अभी भी वही रहा, लेकिन आपने राइट साइड का पाथ बढ़ा दिया। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह से उसको शिफ्ट करते हैं कि यहाँ पर जो हमको लाउडनेस मिले वो ज्यादा मिले, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। और वो आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो लाउडनेस भी मैक्सिमम हो जाता है। तो जब इसको आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड की तरफ तो पहले इंटेंसिटी यानी लाउडनेस डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करते हुए मैक्सिमम तक पहुंचेगी। तो जब मैक्सिमम पर पहुंचेगी वापस को होल्ड कर लेंगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जब हमने इसको एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया तो उस सिचुएशन में एक पाथ डिफरेंस आया। पाथ डिफरेंस कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट किया है ये अपने को ऑब्जर्व करना होगा। अगर हम इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं पाथ डिफरेंस को, तो आप पाओगे कि आपने एक्स अगर आगे बढ़ाया है तो यहाँ पर गैस को एक्स साउंड को एक्स एक्स्ट्रा चलना पड़ा होगा और यहाँ पर भी उसको एक्स एक्स्ट्रा चलना पड़ा होगा। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x। सो यू विल फाइंड कि जो पाथ डिफरेंस आने वाला है वो 2x के बराबर होगा। और सिंस ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, तो एक कंस्ट्रक्टिव से नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव के बीच में लाने में जो पाथ डिफरेंस होता है वो लेमडा का होता है। हम लोगों ने बात किया था पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना रहता है, एल लेमडा रहता है। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल पर गए हो तो एन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब है कि जो पाथ डिफरेंस आया होगा वो लेमडा से बड़ा हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसको लेमडा होना चाहिए। एक बार ये बात आपको पता चलती है तो यहाँ से अपने को लेमडा पता चल गया, कितना आ गया, x/2। तो एग्जाम में क्या करेगा वो आपको बोलेगा कि ये क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता करने के लिए एक ट्यूब को x अमाउंट से शिफ्ट करना पड़ता है, तो x की वैल्यू आपको देगा। एज सुन एज x देता है आपको वेवलेंथ पता चल जाएगी। एक बार आपको वेवलेंथ पता चल गया तो अपना काम हो गया। क्या काम हो गया, ये सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी पता रहेगी, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी हमको पता रहेगी किस ट्यूनिंग फोक को हम लोग यूज कर रहे हैं। So how much the velocity is going to be, the wave velocity can easily be calculated as lambda into f. Sir, Yes. sir, lambda will be x/2 or 2x? Okay, मैंने गलत लिख दिया तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। lambda is twice x लिखा हुआ है तो वो twice x आपके सामने है। और तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका twice x into f. So lambda will be twice x क्योंकि हमने पाथ डिफरेंस निकाला और पाथ डिफरेंस was twice x and that has to be equal to the lambda. So अगर यहाँ से आप x निकालोगे, वो प्रोबेबली दिमाग में कुछ x रहा होगा क्योंकि x वेरिएबल जैसा दिखता है। So x जो होगा वो λ/2 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा भी बोल सकता है वेवलेंथ देकर के आपसे पूछेगा कितना मिनिमम शिफ्ट करना चाहिए सो दैट कि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले, तो x कैलकुलेट करना होगा तो हम λ/2 निकाल देंगे और लेमडा कैलकुलेट करना होगा, x गिवन होगा तो ये पता कर लेंगे, तो वेव वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। So this is the crux of that experiment or tube. इसके डिटेल एक बार आप मॉड्यूल से पढ़ लेंगे। इसी सेटअप को है, एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। क्विंक्स ट्यूब बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेगा, वेलोसिटी के बारे में बात करेगा, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई होगी, वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा।
कॉपी कर लीजिए, कोई कंसर्न डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसमें इंटरफेरेंस का एक एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक YDSC में हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पर भी कर रहा है। यहाँ पर पर्पज है वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना। अगर आपको ये समझ में आता है तो एक और ट्यूब रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसको भी हम लोग वेव वेलोसिटी कैलकुलेट या साउंड वेलोसिटी कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। So that is called Kunz tube. Kunz tube, KUNDTS, KUNDT उसका नाम है, एपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं। क्या सेटअप है, कैसे वर्क करता है, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। और इसका भी पर्पस है साउंड वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। और कई बार हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में कंपेयर भी कर लेते हैं, तो एक बार निकालना आता है तो कंपेयर करना भी आता है। यूज्ड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। अगेन हाउ इट वर्क्स, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो सेटअप वगैरह देगा, उस सेटअप को हम लोग यूज करेंगे और अपना आंसर दे दिया करेंगे। सो सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं। ग्लास ट्यूब को इस तरह से बना सकते हैं सिलेंडर को यूज करके। ये ग्लास ट्यूब है और इस पर यहाँ पर एक पिस्टन जैसा लगा लेते हैं, डिस्क होती है बेसिकली। और इस डिस्क के साथ में एक अरेंजमेंट रखते हैं हैंडल का। इस हैंडल को आप इसको H लिख दे रहे हैं, हैंडल। इसकी हेल्प से इसको आगे और पीछे ले जाकर के अरेंज कर सकते हो, कहीं भी आप फिक्स कर सकते हो। साथ ही साथ एक और डिस्क हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और इसी के साथ यहाँ पर एक रॉड लगाते हैं। ये रॉड वाला भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और बीच में गैस भरते हैं, जिस गैस पे आपको कैलकुलेट करना होता है, तो उस गैस को यहाँ पे भर सकते हैं। एयर पे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एयर फिल कर देगा, अदरवाइज कोई गैस फिल कर सकते हैं। ये अपने पास एक रॉड है। इस रॉड के डिटेल हमको पता होंगे, जैसे कि इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका एरिया कितना है, वो सारी स्टोरी आपको पता रहेगी। इसको हम लोग क्लैंप करते हैं बीच में, एग्जैक्टली सेंटर पे क्लैंप कर देंगे। फिक्स कर दिया, हिंज नहीं किया, इसको फिक्स किया, क्लैंप किया हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पे क्लैंप कर दिया है और ये पूरा एक साथ स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ क्या करते हैं कि जो स्पेस है ना जहाँ पे गैस फील्ड है, यहाँ पर कुछ डस्ट पार्टिकल लगते हैं। डस्ट पार्टिकल रखते हैं, मतलब इतने लाइटर पार्टिकल्स होते हैं कि अगर विंड मूव करेगी या सॉरी अगर ये एयर मूव या गैस मूव करेगा तो ये इजीली डिस्प्लेस हो जाएंगे। सो बहुत फाइन पार्टिकल्स के पाउडर को रखते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। जनरली हम लाइकोपोडियम पाउडर रखते हैं। तो अगर कभी पूछ लेता है तो बता दोगे लाइकोपोडियम पाउडर। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और इजीली ये स्लाइटली गैस डिस्टर्ब होगी तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। लाइट होते हैं बहुत सारा, ये अरेंजमेंट बना के रखते हैं। फिर क्या प्रोसेस चलता है, मैकेनिक्स क्या, इसकी मैकेनिक्स क्या होती है वो हम लोग समझते हैं। उसके बाद आप एक यहाँ पर हैमर से हिट करते हो, इसको आप हिट करते हो इस वाले एंड को हैमर से। वॉइस इज क्रैकिंग, क्या ऐसा है? वॉइस ज्यादा क्रैक कर रहा हो तो मैं रीशेयर कर देता हूँ, अदरवाइज इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर हैमर बना देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि हैमर से हिट करना है। ओके, सो अगर आपको क्रैक हो रहा है वॉइस को तो आप एक बार रिकनेक्ट कर लें। मैं स्टोरी को फिर से बोलता हूँ। ये ग्लास का होता है, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब से अपने को पता चलता रहता है इनसाइड में क्या चल रहा है और उस पर ये अरेंजमेंट है। इस वाले पिस्टन को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, फिक्स किया हुआ है। अरेंजमेंट करने के बाद उसको फिक्स कर लेते हैं
और ये जो फर्स्ट वाला पिस्टन इसको या फिर जो डिस्क है इसको फिक्स नहीं किया है, रॉड को फिक्स किया है, रॉड को हैमर करते हैं। नाउ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक रॉड है, रॉड को हैमर करते हैं तो रॉड पे भी वेव्स आते हैं, और रॉड का जो फिक्स्ड एंड होता है वो नोड जैसा बिहेव करता है, फ्री एंड एंटी नोड जैसा बिहेव करता है। सो जिस तरह से हम लोग वायर में केस में किया है, पाइप्स में किया है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग में देखा है, सिमिलरली रॉड के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो रॉड को जहाँ पर आप फिक्स करोगे वो नोड बनेगा, जो फ्री एंड होगा वो एंटी नोड बनेगा। जैसे ही आपने इसको हिट किया तो आप पाओगे ये एंटी नोड बनेगा, और ये नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा। फिर ये जो वाइब्रेशंस होंगे, ये वाइब्रेशंस आगे चले जाएंगे, गैस पे भी चले जाएंगे। तो फिर दोनों कैसे वाइब्रेट करेंगे वो मैं पिक्चर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पर जो वेव बनेगी कुछ ऐसा बनेगा, ये एंटी नोड आएगा, ये नोड बनेगा, फिर ये एंटी नोड बनेगा। ये वेव सेटअप हो जाएगी रॉड में। अच्छा, इनसाइड पे क्या होगा? इनसाइड पर भी इनसाइड जो होगा ये पाइप जैसा बिहेव करेगा, और ये क्लोज्ड पाइप जैसा बिहेव करेगा। उसका ये जो एंड है वो फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन एंड की तरह बिहेव करेगा। ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये ओपन एंड की तरह इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि ये डिस्क वाइब्रेट कर रही है। डिस्क वाइब्रेट कर रही है तो यहाँ की एयर वाइब्रेट कर सकती है, गैस वाइब्रेट कर सकती है। और ये राइट हैंड साइड वाला जो डिस्क है वो उसको फिक्स कर रखा है, तो वो क्लोज्ड एंड की तरह काम करेगा। तो अगर ये ओपन एंड है, ये क्लोज्ड एंड है, तो यहाँ पर जो ऑर्गन पाइप जैसा बिहेवियर होगा, यहाँ पर भी वेव सेटल हो जाएगी। यहाँ पर भी जो वेव सेटल होगी उसके लिए ये ओपन एंड होगा, और दूसरा वाला क्लोज्ड एंड बनेगा जाकर के। डिस्प्लेसमेंट वेव मैंने ड्रॉ किया है। कितने वेव्स बनेंगे या कितने लूप्स बनेंगे वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट समझने वाला पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट है वो नोड बनेगा, और ये जो पॉइंट है वो एंटी नोड बनेगा। दोनों की वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है क्योंकि दोनों के मीडियम्स अलग अलग है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम जाएगी। क्यों? क्योंकि बोथ आर बीइंग क्रिएटेड बाय दिस हैमरिंग, तो बोथ विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी रहती है तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ ये जो पाउडर लगाया गया था इसका एक पर्पस है। जहां पर इसके वाइब्रेशंस कम होंगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर हीप बनाएगा, और यहाँ पर इसका कम डेंसिटी रहेगी, फिर यहाँ पर हीप बनाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर के या गैस के मूवमेंट से डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से अपने को हीप्स पता चल जाएंगे, यानी कि अपने को ये पता चल जाए कि ये नोड यहाँ पर बना है, ये नोड यहाँ पर बना है, तो दो नोड्स के बीच का सेपरेशन पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लोग साथ साथ एक स्केल लगा के रखते हैं, स्केल, जिससे अपने को ये मेजर करना आसान हो कि इनके बीच का सेपरेशन कितना है। तो ये सेपरेशन हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। लेट से ये एल है, एल ऑफ गैस है, या फिर रॉड है, ये सॉरी ट्यूब है ग्लास का, तो मैं जी लगा दे रहा हूँ। ये नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी वेवलेंथ हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कैन वी से कि जो वेवलेंथ आएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की या फिर गैस पे, उसके लिए लेमडा जी लिख दे रहे हैं गैस के लिए। दिस नोड और नोड के बीच का डिफरेंस कितना होता है? बाई 2 होता है। ये एल जी के बराबर हो जाएगी। So this length is going to be equal to the different distance between node and successive node, और दो nodes के बीच का separation lambda by 2 होता है, ये आप जानते हो। यहाँ पर आते हैं, ये नोड बना, ये एंटी नोड बना इसके लिए, और ये एंटी नोड है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस रही होगी ये एल थी, तो ये भी एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो ये जो एल था रॉड वाला, ये एल आर लिख देते हैं फॉर रॉड। सो अगर ये रॉड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो कैन वी से दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू लेमडा ऑफ रॉड बाय 2। समझ में आ रहा होगा? तो बेसिकली दोनों से हम लोग का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से रॉड पर कितना वेवलेंथ आ रहा है 2LR, यहाँ पर ग्लास पर कितना आ रहा है या फिर गैस पे कितना आ रहा है वो 2LG के बराबर आ रहा है। ये सब्सक्रिप्ट पे ध्यान देने का अपने को। अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी इन द रॉड। कैन वी से कि इट्स गोइंग टू बी द वेलोसिटी इन द रॉड। वेलोसिटी इन दी रॉड को मैं डायरेक्टली कर लिखूं तो गामा हम लोग क्या लिखते हैं? बी बाई रो, यानी वाई बाई रो। यू रिमेम्बर कि रॉड पर जो
वेव का वेलोसिटी होता है वो यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमको यंग्स मॉडुलस पता होगा, डेंसिटी भी पता होगा, क्योंकि वो मटेरियल है, उसके बारे में हम लोग रिसर्च करके पता कर लेंगे। डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ की जगह 2Lr लिख देंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं गैस पे। गैस पे फ्रीक्वेंसी में गैस की वेलोसिटी अपने को पता करनी है, और वेवलेंथ अपने को पता चल गया 2Lg के बराबर है। Now, since they are being produced by the same source, hence they have the same frequency. तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज को हम लिंक कर देंगे। जैसे हम दोनों की फ्रीक्वेंसीज को लिंक करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि V डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। V जो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है गैस में, डिवाइड बाई 2Lg, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट Y बाई रो। रो रॉड के लिए, इसका ख्याल रखना है, 2Lr लेंथ ऑफ रॉड, ये Lr है, ऐसा याद रख सकते हो। एनीवे, अपने पास वेलोसिटी निकालने का आइडिया आ गया। सो हाउ टू गेट द वेलोसिटी इन गैस, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू V इज इक्वल टू L in gaseous medium divided of L of rod under root Y by rho। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूछेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे। उसके पीछे क्या हुआ है वो मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। वो आपसे पूछेगा, ये आपको देगा पिक्चर बना के, ये डिस्टेंस दे देगा तो आपको Lg पता चल जाएगी, रॉड की लेंथ दे देगा, Lr पता चल जाएगा, दोनों का रेशियो पता चल जाएगा। हो सकता है कि अंडर रूट Y बाई रो डायरेक्टली दे दे, तो फिर ये वेलोसिटी इन रॉड हो जाएगा, वेव का वेलोसिटी, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अलग अलग गैसेस को लेकर के आपसे कंपेयर करवा सकता है, तो रॉड वही रखेगा तो फिर ये नंबर कांस्टेंट हो जाएगा, Lg और Lr, Lg अलग अलग आएगा तो फिर उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि जो वेव वेलोसिटी आती है वो इस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये डिस्टेंस क्या होता है, कंसेक्यूटिव हीप्स जो बनती है लाइकोपोडियम पाउडर की, उसके बीच का सेपरेशन होता है। सो ये किंग्स ट्यूब है, यहाँ से आप स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हो। इससे पहले आपने जो देखा वो किंग्स ट्यूब था, उससे भी स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हो। और आपने एक रेजोनेंस ट्यूब देखा था, वहां से भी स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के जितने भी पॉसिबल केसेस अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। सो अभी आपका टाइम भी हो गया, और हालांकि जितना अपने लिए नीडफुल है वेव का हम लोग कवर कर दिया। एक और पॉइंट बचा हुआ है जिसमें वेव फ्रंट्स के बारे में बात करना है। आप चाहोगे तो हम लोग उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ लेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे भी उसको डिटेल में। और इन केस यू विल लाइक तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको हाफ एन आवर में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट और कंसर्न, इफ एट ऑल, यू कैन पुट इन और आस्क। सर यस सर वो HCV में पहला ही क्वेश्चन था कि वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ट्यूब दिया है और वो स्टील का है, और बीट्स पूछा था, मतलब एक जो साउंड की वेव थी वो स्टील से जा रही थी और दूसरा एयर का था, तो वो कैसे? अभी मैं समझा नहीं क्वेश्चन, एक बार फिर से बोलोगे? बीट्स निकालना था तो इसका इतना मतलब जा रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी दो निकालनी होगी और दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। हाँ सर, मतलब अभी जो सॉलिड है उसमें साउंड कैसे ट्रैवल करेगी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में या ऐसे? अच्छा, तो वो उसका अरेंजमेंट आपको देखना होगा कि अरेंजमेंट कैसे। जैसे ये रॉड है ना, ये सॉलिड है, तो इस पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हायर ओवरटोन्स या हार्मोनिक की हम लोग बात कब करते हैं, जब स्टैंडिंग वेव बन रही होती है। तो अगर उसने फिक्स वगैरह किया है तो फिर उसको हम नोड और एंटी नोड बनाएंगे। और अगर उसने सिंपली रॉड रखा हुआ है, ट्रैवलिंग वेव के बारे में बात कर रहा है, तो ट्रैवलिंग वेव की जो वेलोसिटी होती है ये वही वेलोसिटी रहती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट y बाई रो। सर मतलब उसने बोला था कि क्लोज ट्यूब है स्टील से बना हुआ, और उसमें साउंड मतलब उसमें साउंड प्रोड्यूस किया, और एयर में एक साउंड जा रहा है और वो स्टील में साउंड जा रहा है, तो वो क्लोज ऑर्गन ट्यूब में स्टील का साउंड में कैसे करेगा? मतलब दोनों साइड से एंटी नोड या एक साइड से नोड, एक साइड से एंटी नोड? एक बार आप क्वेश्चन शेयर कर देना ग्रुप पे, तो मैं उसकी लैंग्वेज को पढ़ने के बाद फिर रिस्पॉन्स कर पाऊंगा।
और फिर आपको बता दूंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि अपने को जब कभी क्वेश्चन होगा तो इसमें अटमोस्ट केयरफुल रहना होता है कि कहाँ पर नोड बन रहा है, कहाँ पर एंटी नोड बन रहा है। फिक्स्ड बोल दिया है, बहुत लाइफ इजी हो जाती है, नोड हो गया। फ्री एंड है, एंटी नोड हो गया। सॉलिड रॉड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर स्ट्रिंग की बात कर लो। ऑर्गन पाइप्स वगैरह होते हैं, तो उसने क्लोज्ड, अगर ऐसा बोला होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप स्टील का बना हुआ है, या क्लोज्ड पाइप या ट्यूब स्टील का बना हुआ है, इसका मतलब उसका एक एंड क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है। तो क्लोज्ड पाइप का अपना जो मीनिंग होता है, वन एंड क्लोज्ड, अनदर एंड इज ओपन। और ओपन एंड का मतलब होता है दोनों एंड्स आर ओपन। सर पर वो क्लोज्ड और ओपन एंड एयर के लिए है ना, वो स्टील के रॉड के, मतलब स्टील के पाइप के लिए तो नहीं होगा। नहीं, पाइप्स जो होता है ना, वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है, तो मे बी लाइक उसकी इंटेंशन कुछ ऐसी हो। वो क्वेश्चन पढ़ने के समझ में आएगा कि ये स्टील का बना हुआ है, तो अगर आप इसका एंड ओपन करोगे तभी तो विंड साउंड अंदर जाएगी, या फिर जो एयर का डिस्टरबेंस है वो अंदर जाएगा ऑर्गन पाइप बनाने के लिए। और अगर इसको क्लोज कर दिया तो फिर इसको रॉड बोलना पड़ेगा, फिर ट्यूब बोलने का मतलब नहीं बनता है। तो जब रॉड बोलेगा तो फिर हम अंडर रूट वी, ये जो गामा बाई रो होता है इसको लगाएंगे, तो वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्या वो ऑर्गन पाइप यूज कर रहा है, या फिर वो रॉड, जैसे रॉड का फॉर्मूला यूज कर रहा है। फिर दो फ्रीक्वेंसीज अपने को पता करनी है, एक प्रोबेबली वो एयर की डायरेक्ट वाली होगी और एक इसके इनसाइड से आएगी, दोनों को हम लोग यूज करेंगे। कौन सा ये सर फर्स्ट वाला पर क्वेश्चन है? स्पीड पर नोड तो मैटर, नोड बने या ना हाँ बने, सर, एचसीवी या का कभी फर्स्ट। बने, पर स्पीड तो सेम ही रहेगी ना एयर के अंदर साउंड की। ये तो हाँ, फिर हमने स्पीड का रेशियो ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एक बार देख लेते हैं। स्टील ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रक at one end. A person with his ear close to the other end hears the sound of blow twice, one traveling through the body of the tube and other through the air in the tube. Okay. Find the time gap between the two hearings. Okay. तो ये सिंपली टाइम गैप पूछ रहा है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ये जो आपने अभी बोला है ना, स्पीड टाइम गैप, ये स्पीड का रेशियो एग्जैक्टली वही है। ये ट्यूब है, आपका स्टील का ट्यूब है, और इसको आपने यहाँ पर हैमर किया है, स्ट्रक किया है, तो साउंड एक इससे जाएगी और दूसरा साउंड इससे जाएगी। ना इससे ये V1 मान लीजिए, ये V2 मान लीजिए। V1 जो होगा वो अंडर रूट वाई बाई रो के बराबर जाएगा, और V2 जो होगा वो अंडर रूट बी बाई रो के बराबर जाएगा, या गामा आर डी बाई एम से जाएगा। तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, ये स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील है। आपसे पूछता है कि फाइंड द टाइम गैप बिटवीन द टू हियरिंग्स, सेम लेंथ चलना है। T1 कितना लगेगा? T1 आएगा L बाई V1, T2 कितना आएगा? L बाई V2। आपसे पूछता है कि यूज द टेक्स्ट, वो कुछ बताया होगा, स्पीड निकालने का तरीका होगा। ये दोनों स्पीड आपको डायरेक्टली टेक्स्ट टेबल से कहीं से यूज करने के लिए बोल रहा है, वो टेबल में दिया रहेगा। लेंथ बराबर होगा, डिफरेंस पता करना है आपको। टाइम गैप तो बता देंगे, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, जो भी पूछेगा। L1 बाई V1 माइनस 1 बाई V2। टाइम गैप पूछा है, रेशियो पूछेगा तो रेशियो निकाल देंगे, ये आंसर हो जाएगा। V1 V2 टेबल से देगा या फिर आपको डायरेक्टली देगा। L की वैल्यू 1 मीटर दे रखा है। अंडरस्टूड? हाँ सर। सर और एक डाउट, बोलें। सर बीट्स का मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब बीट्स बीट्स का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये जानना चाह रहे हो? मतलब बीट्स कैसे सुनाई देते हैं, बीट्स कैसे सुनाई देते हैं? बीट्स बेसिकली लाउडनेस जो ज्यादा होती है और कम होती है, इसी को बीट्स कहते हैं। आप म्यूजिक सुनते हो ना, म्यूजिक सुनने में आपको, आप जब म्यूजिक को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कभी लाउडनेस बढ़ जाती है, जो भी म्यूजिक कंपोज करता है, तो कभी लाउडनेस बढ़ती है, कभी लाउडनेस कम होती है। तो पॉइंट क्या होता है कि अगर हम पिच को वही रखते हैं और लाउडनेस का वेरिएशन होता है, तो उसी को हम लोग बीट्स कहते हैं। इसको और भी डिटेल में अगर कोई म्यूजिकल नॉलेज वाला पर्सन हो तो उससे आप उसके साथ बैठ करके बात करो, तो वो बताएगा कि कब बीट्स आ रहा है, कब बीट्स, कौन सा बीट है। लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना बीट्स वेरी कर रहा है।
अपने लिए क्या रहता है कि वो बीट्स बेसिकली लाउडनेस से रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है। सर मतलब जो बीट्स हम बोलते हैं सिंगिंग में वही बीट्स क्या? हाँ एग्जैक्टली, ये म्यूजिकल टर्म्स हैं। जितना हम लोग साउंड में पढ़ रहे हैं और जो सिंगिंग या म्यूजिक वाली इंडस्ट्री है वो उसी से रिलेटेड ही स्टडी कर रहे हैं हम लोग। म्यूजिकल बीट्स है, साउंड बीट्स जिसको हम बोलते हैं। हम लोग म्यूजिक वर्ड इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो म्यूजिक का इसमें कम रोल है। बट यस, दे आर रिलेटेड टू द साउंड एंड दे आर द सेम बीट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। और कोई डाउट है? सर और वो रॉड के अंदर का मतलब साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है वो समझ रहा था। सिंगिंग में है पूरा एक रॉड के अंदर कैसे ट्रेवल करती है? रॉड एक मीडियम है और मीडियम में वेव मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करते हुए ट्रेवल करते हैं। डिस्प्लेस मतलब वाइब्रेट करते हुए। तो जिस तरह से एयर में, आप ऐसे समझो ना, जिस तरह से एयर पे स्टोरी चल रही होती है उसी तरह से लिक्विड पे चलेगी, उसी तरह से सॉलिड पे चलेगी। डिफरेंस क्या है? एयर में मॉलिक्यूल्स काफी रिलैक्स्ड होते हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट सिग्निफिकेंट नजर आ जाता है, तो हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। रॉड में भी ये वाइब्रेशंस होते हैं लेकिन उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। But yes, same thing is happening inside a rod. Same thing is happening inside a liquid. Because liquid हो या solid हो या gas हो, they are all made up of particles. The only difference is कि उनकी densities का variation है। solid पे बहुत close by होते हैं, liquid में far apart होते हैं, gas में बहुत दूर होते हैं। तो जब ज्यादा दूर होते हैं तब हमको दिख जाते हैं कि हाँ वाइब्रेट कर पाएंगे, पास पास है तब भी वाइब्रेट कर लेते हैं। तो इनसाइड में भी वाइब्रेशन चल रहा होता है। सर मतलब अगर हमने वो रॉड को क्लैम्प किया है तो वो जो क्लैम्प की जगह है उधर नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा? नोड बनेगा बिकॉज क्लैम्प करने का मतलब क्या हुआ है? क्लैम्प करने का मीनिंग हुआ कि आपने उस पार्टिकल को वाइब्रेट करने से मना कर दिया। इफ आई एम क्लैम्पिंग दिस, दैट मीन्स आई एम नॉट अलाउिंग दिस पार्टिकल टू हैव एनी एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड जीरो है। जब कभी एम्पलीट्यूड जीरो होता है तो फिर वो नोड पॉइंट होता है, और जो फ्री एंड होता है वो एंटी नोड होता है। अब इसके बाद ये कौन कौन से मोड पर होगा? ये पहला वाला मोड हो सकता है, और भी मोड्स आ सकते हैं। और कौन सा मोड आ सकता है? कुछ ऐसा बन सकता है। नेक्स्ट मोड अगर दिखाएंगे तो हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं। पॉइंट इज कि आपको फ्री को एंटी नोड रखना है, फिक्स को नोड रखना है। अगर दो जगह फिक्स कर दिया तो दो नोड बन जाएंगे। एन टाइम्स एन लोकेशन पे फिक्स किया गया तो एन नोड्स बना देंगे। एवरी फिक्स लोकेशन इज अ नोड, बिकॉज नोड की डेफिनेशन यही है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? जीरो। तो इस पॉइंट के, इस लोकेशन के पार्टिकल है वो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। Okay, anything else? Otherwise your time is up. Most of you have left, so that's all for the day.